गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 5th से 6th लेक्चर कूलॉम्स लॉ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर, इसी को इनवर्स स्क्वायर ऑफ कूलॉम्स लॉ कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर ऑफ कूलॉम्स लॉ या सिंपल कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इनवर्स स्क्वायर ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम कूलॉम्स लॉ की स्टडी क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर स्टडी ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या फाइंड करते हैं कूलॉम्स लॉ से। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट चार्जेस हमेशा एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कहीं भी रखते हैं। यदि वो लाइक चार्जेस हैं तो कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अनलाइक है तो अट्रैक्टिव। लेकिन वो फोर्स कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मुझे जानना है। तो मुझे क्या करना होगा, कूलॉम्स लॉ पढ़ना होगा। कूलॉम्स लॉ के द्वारा 2 पॉइंट चार्जेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है। क्लियर है सभी को। क्या फाइंड किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। क्या एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक चार्ज यदि 0 हो जाए तो क्या समस्या होगी, आगे हम देखेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एक चीज करेगा। क्लियर है सभी के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट सभी को याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। आइए लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion is directly proportional force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2 point charges in magnitude and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. क्या स्टेटमेंट लिखा है। According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2 point charges in magnitude and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। समझ में आया क्या? यहां पे एक वर्ड है टू पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस? यदि टू पॉइंट चार्जेस की जगह मैं टू चार्जेस लिख दूं, पॉइंट चार्ज हटा दूं, इसका भी कोई रोल है? जैसा कि आप लोग पेपर में लिखते हैं, पॉइंट चार्ज हटा देते हैं, ऐसा लगता है उसका कोई रोल नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। पॉइंट चार्ज ना बोलिए तो स्टेटमेंट गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। यदि ऐसा हो जाए, काम चल जाए, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है ये हमें समझना है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है ये हमें समझना है। पॉइंट का मतलब तो आप सभी को पता होगा। पॉइंट का मतलब जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, है ना। पॉइंट का मतलब क्या? जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, लाइक एज पॉइंट। यदि किसी चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन किसके कंपैरिजन में? किसी ना किसी के कंपैरिजन में होगा ऐसा। किसी की वैल्यू कम या ज्यादा किस बात पर निर्भर करता है? जैसे हम कहें कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, तो हम कहें कि बहुत धीरे चल रही है या बहुत तेज चल रही है। किसके कंपेयर में ऐसा कह सकते हैं? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, है ना। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में किसी बाइक को चलते हुए रोड में देखें, तो उसकी स्पीड क्या है? लगभग ना के बराबर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3000 लाख मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो रोड पे गाड़ी चल रही है इसकी 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड में के कंपेयर में जितनी भी बाइक या व्हीकल्स की स्पीड होती है, इनको हम 11th में क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ऑफ बॉडी आइदर रेस्ट आर वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तब उसे हम स्लो मूविंग बॉडी कहते हैं या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड means value of charges या magnitude of charges are very small as compared to distance between them। दो चार्जेस को आप रखते हो ना, दो चार्जेस को रखते हो कहीं ना कहीं। जब इन चार्जेस को, जो पॉइंट चार्ज आपने रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में, डिस्टेंस के कंपेयर में इनके चार्ज की वैल्यू क्या हो? बहुत कम हो। The value of charges are very small as compared to distance between them is called point charge। क्लियर है सभी को? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? डिस्टेंस के कंपेयर में उन चार्जेस की वैल्यू जब बहुत कम हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। जैसे यहां से स्टार को जब आप अर्थ की सरफेस से देखते हो तो कितना बड़ा दिखाई देता है? बताइए, कितना बड़ा? पॉइंट साइज। सन को देखते हैं तो कितना बड़ा दिखाई देता है? पॉइंट साइज। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां से बहुत दूर है। जब कोई चीज बहुत दूर होता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा होता है। यदि यहीं पे एक बस खड़ी है तो यदि उसके हम बहुत पास हैं तो देखिए बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन बहुत दूरी से देखेंगे तो बहुत छोटी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। पॉइंट साइज का मतलब
ये नहीं है कि वो बहुत छोटा है। पॉइंट साइज डिस्टेंस के कंपेयर में सन बहुत छोटा नहीं है क्या? लेकिन जब हम डिस्टेंस कंपेयर करते हैं तब वो बहुत छोटा हो जाता है। तो डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज की वैल्यू जब बहुत कम हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर है सभी को? द वैल्यू ऑफ charges are very small as compared to distance between them। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज की वैल्यू क्या हो? बहुत कम। क्लियर है आपका? पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब बोलेंगे सर आप लिखे हैं तो सही होगा कि नहीं? स्टेटमेंट सही है, असल एक स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अभी यदि पेपर में इतना स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे और सामने वाला चाहे तो एक भी नंबर ना दे। इसलिए आप इस पे बहुत विश्वास नहीं करिएगा, लेकिन 99% बच्चे इतना ही स्टेटमेंट लिखते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। बाद में कहते हैं हमारे नंबर कहाँ कट गए, है ना? तो नंबर कहाँ कटे ये पता होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2 point charges in magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज दोनों है तो रिपल्सिव फोर्स, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हमें यहाँ पे किसमें लेना है चार्ज को? हमेशा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब यदि नेगेटिव में दिया है तब भी चार्ज की वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेना है। पॉजिटिव और नेगेटिव केवल ये बताता है फोर्स का नेचर, फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। माइनस साइन हो चाहे प्लस साइन हो, यदि फोर्स 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन का ही रहेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर रहेगा तो 10 न्यूटन का ही। इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना नेसेसरी है। 99% बच्चे मैग्नीट्यूड नहीं लिखते, फिर कहते हैं मेरा नंबर सर आपने क्यों काटा। अब सर क्या जवाब दें? जवाब क्या देंगे? नेगेटिव साइन क्या बताता है? फोर्स का नेचर। आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है। किसमें यूज करना है? मैग्नीट्यूड। आगे करवाएंगे और क्लियर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग है। तो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। 2 पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड लिखा रहेगा, बाकी लोकल जितनी बुक है किसी में मैग्नीट्यूड नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान देना है बुक पढ़ते समय। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तेज। ये स्टेटमेंट करेक्ट कहां से होगा, क्यों करेक्ट नहीं है? ये जो पैराग्राफ के बाद की लाइन लिख रहे हैं यही लाइन एक्चुअल में कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करेगा कि हमारा कूलॉम्स लॉ करेक्ट है। तो तीज लाइन यहाँ पे जो लिख रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही, उसके साथ ये लिखना नेसेसरी है। क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिए। तीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, these force of attraction or repulsion, these force of attraction or repulsion always act along the line joining between 2 point charges, along the line joining between 2 point charges. Hence this force is called central force।
force is called central force. Hence this force is called central force. क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और एक एक टर्म को लिखना नेसेसरी है क्यों, ये बताने का प्रयास करूंगा। एक एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा है और यदि वो टर्म नहीं लिखते हैं तो स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये हमें जानना है। हमने ये लाइन क्यों लिखी है, यदि लाइन नहीं लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं है, ये जानना जरूरी है। अदरवाइज इस लाइन का कोई रोल नहीं है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज की मीनिंग सभी को क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड लिखना है चार्ज को, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस लाइन में, इसे थोड़ा सा समझेंगे जल्दी से। मान लीजिए हमने दो चार्जेस लिया है, यहाँ पे दो चार्जेस लिया। अब ये इस लाइन में, ये नीचे वाली लाइन अभी आप छोड़ दें, ठीक है ना, यहाँ से इसके ऊपर की लाइन देखें। ये कहाँ लिखा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो किधर लगेगा, कैसा लगेगा। मान लीजिए ये चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स इधर लगा देता है, ये चार्ज Q1 और ये Q2, ये चार्ज इसमें फोर्स इधर लगा देता है, ये चार्ज इसमें फोर्स इधर लगा देता है। बात समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। ये दो पॉइंट चार्ज यहां रख दिया हमने, ये फोर्स, ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये F1 ये F2। हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये लाइन छोड़ दीजिए आप, ये लाइन छोड़ दीजिए। कहां लिखा है ऐसा नहीं हो सकता? अट्रैक्शन या रिपल्सन। According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of two point charges in magnitude and inversely proportional to square of distance between them. मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो या तो सेम साइड में रहेगा या अपोजिट में रहेगा। तो एक F1 ऊपर F2 नीचे, अपोजिट हो गया, और यहाँ F1 ऊपर F2 नीचे, ऐसा भी हो सकता है, दोनों ऊपर। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कहां लिखा है कि ये गलत है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये गलत है, कहां लिखा है? कौन बताएगा? ये ऊपर वाला पढ़ना है, नीचे से, यहां से नहीं पढ़ना। जल्दी बोलिए, इस स्टेटमेंट में कहां लिखा है ये फोर्स किधर लगेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन किधर लगेंगे, ये कहां लिखा है? यहाँ According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion directly proportional to product of two point charges in magnitude and inversely proportional to square of distance between them. Clear है? नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने कहा था गलत है। समझ में आया क्या? अब ये क्यों लिखा मैंने, ये मैंने क्यों लिखा है, ये लाइन क्यों लिखा, ये समझना है। These force of attraction or repulsion always act along the line joining between two point charges. ये force of attraction और repulsion हमेशा कहाँ लगेंगे? जब आप उस पॉइंट चार्ज को मिलाओगे, जैसा मिलाओगे उसी लाइन में कहीं ना कहीं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। अब यहाँ पे जब ये लाइन हमने लिख दिया, ये लाइन लिख दिया, तो ये सब गलत हो गए, ये सब गलत हो गए। क्यों? अलोंग द लाइन का मतलब इन Q1 और Q2 को कैसे आप मिलाओगे? Q1 और Q2 को आप कैसे मिलाओगे ये बताओ? ऐसे मिलाओगे ना, मतलब यही मिलाएंगे ना, ऐसे। मतलब फोर्स जो लगेगा इसी लाइन में होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा इसी लाइन में होगा क्या?
तो ये तो गलत हो गया, फिर ऊपर नीचे इसका भी वही लाइन होगा, इसका भी वही लाइन होगा। मतलब जब तक ये लाइन नहीं लिखोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किस डायरेक्शन में लगेंगे। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है ये बताइए। ये लाइन लिखेंगे तो सही है, यदि नहीं लिखा ये लाइन तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? रॉन्ग है ना? क्यों? क्योंकि यही लाइन तो बताती है वो फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसकी डायरेक्शन नेसेसरी है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स, क्योंकि दोनों को मिलाने वाली लाइन में ही हमेशा लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फार्मूले पे। डेफिनेशन में देखते हैं, माना कि अभी हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। क्लियर है सभी को? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस स्मॉल आर। दो पॉइंट चार्जेस को रख दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और दोनों को मिलाने वाली लाइन में ही फोर्स होगा। फोर्स कहाँ होगा? इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलिए, पहले डेफिनेशन क्या कहती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड। यहां तक में पहला स्टेटमेंट क्लियर होता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं लिखने जा रहा हूं, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो F क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड। ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में रहेंगे, मींस ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें रहेंगे पॉजिटिव में। यहाँ माइनस भी है तब भी यहाँ पे प्लस लिखोगे आप। क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, इसमें किसी कोई डाउट है? उसके बाद क्या करता? एंड के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली मतलब कौन इनवर्सली है? फोर्स ही इनवर्सली। ये साइन इनवर्सली पढ़ा जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 1/r²। 1/r² क्यों? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो r का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो द स्टेटमेंट इज क्लियर। ये है हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट जो यहाँ तक लिख लिया हमने। इसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ फार्मूले के रूप में बनाया है। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है? देखिए पहला लाइन क्या लिखा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट आपका जो वहां पे लिखा है वो फार्मूले में बना दिया। इसके बाद दोनों को कंबाइन कर दें। कंबाइनिंग अबाउट इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। So this is the formula of Coulomb's law in magnitude। ये फोर्स किसमें निकाला आपने? मैग्नीट्यूड में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन बताएंगे तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे आगे, उसमें हम आपको डायरेक्शन बताएंगे और फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला जो निकाला है
वो किसका है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। जैसे मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लिख दो तो ये 10 न्यूटन किसमें है? मैग्नीट्यूड में है। तो इस फार्मूले से इस चार्ज के द्वारा एक्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा। और यदि मैं इसमें 10 आई कैप लिख दूं तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी बताने लगता है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो अभी हम केवल क्या बता रहे हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इस लॉ से हम क्या बता रहे हैं अभी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद रख लिया सबने? इसके बाद लिखिए वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where k is the proportionality constant which is called electrostatic force constant, which is called electrostatic force constant, where k is the proportionality constant which is called electrostatic force constant. Its value इसकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? मीडियम पर। किस पर निर्भर करती है? मीडियम पर। मीडियम किसी भी प्रकार का हो सकता है। मीडियम का मतलब क्या है? जैसे यहाँ एयर है, यहाँ फैन चल रहे हैं, तो ये फैन का हवा कहाँ लगेगा? इसी कमरे में। ये दीवार एक मीडियम है, दैट इज द सॉलिड मीडियम। ये दीवार क्या है? ये दीवार क्या है? सॉलिड मीडियम। क्या इस फैन का हवा दीवार के उस पार भी लगेगा? क्या होगा? इस फैन के हवा में रुकावट पैदा होगी। मीडियम क्या करते हैं? रुकावट से क्या होगा? जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उस पर क्या होगा? मींस फोर्स की स्ट्रेंथ घटेगा, है ना? रुकावट पैदा होगी। इसका मतलब क्या? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हवा बढ़िया लग रही है, कोई रुकावट नहीं है क्या? तो अभी फोर्स इसका ज्यादा लग रहा है। जैसे इस दीवार के उस पार चले गए तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना कम हो जाएगा कि ना के बराबर। मतलब किसी भी मीडियम में डालने पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात है, क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पर? ये जो फोर्स निकाला है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि किसी दूसरे मीडियम में चार्ज को रख दिया तो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बढ़ेगा। किसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड मीडियम पे निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि मीडियम यदि चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, नहीं होगा? यदि के चेंज होगा तो फोर्स चेंज नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं, अलग अलग मीडियम पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसकी वैल्यू अभी हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं? एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देखते हैं। तो मीडियम पे निर्भर करती है फॉर एयर और वैक्यूम। वैक्यूम के लिए या एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एसआई सिस्टम में लिया जाएगा, एसआई यूनिट में। कितना है के की वैल्यू?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? अब मैंने कहा कि जो के की वैल्यू है वो किस पर निर्भर करेगी? मीडियम पर। और मीडियम कौन सा है? अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ये केवल एयर के लिए कितना होता है? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं 8। इसको बोलते क्या है? पहले ये लिख लें, परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसके लिए है ये? एयर और वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब यहां से यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे सभी को याद कर लेना है। क्लियर है? एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आएगी ये भी आपको बताऊंगा अभी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो के की वैल्यू क्या मिलेगी? के इक्वल टू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4। पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू रख दिया मैंने। सारी वैल्यू न्यूमेरिकल हो गई। इसका मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 4। पाई की वैल्यू कितना है? आपने पाई के वैल्यू क्या पढ़ा है? 22/7। 22/7 को डेसिमल में ले जाएंगे 3.14 होगा। डेसिमल में मैंने लिख दिया पाई की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये 8.9893 इंटू 10⁻9। इसको हम नियरली लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। कितना लिखते हैं? 9 इंटू 10⁻9। 9 इंटू 10⁻9 यूनिट क्या होगी के की? यहां से यूनिट निकालेंगे। के की यूनिट निकालो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जस्ट रिवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मिल गई? 9 इंटू 10⁻9। किसके लिए ये है? एयर या वैक्यूम के लिए। ये के की वैल्यू किसके लिए मिल गई भाई? एयर या वैक्यूम के लिए है। ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे मीडियम के लिए नहीं है। अब हम फार्मूले में इसके की वैल्यू को पुट कर दें तो क्या मिलेगा? फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया। के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड। अब यदि न्यूमेरिकल में यूज करना है तो के की वैल्यू न्यूमेरिकल रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं और बचेगा कितना? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सो दिस फार्मूला यूज्ड। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। क्लियर है? इन सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
एसआई में कितना है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सीजीएस में के की वैल्यू 1। तो फोर्स कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन सीजीएस। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सीजीएस में 2 यूनिट होती है फोर्स की, एक एसआई दूसरी सीजीएस। तो एसआई में ये और सीजीएस में ये। क्लियर है सभी को? अभी जो मैंने फोर्स फाइंड किया है वो किसके लिए है? फोर्स किसके लिए है? एयर मीडियम के लिए या वैक्यूम के लिए। ठीक है, एसआई और सीजीएस। यहां तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? अब यही फोर्स यदि किसी दूसरे मीडियम में हो एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, सो हाउ टू फाइंड द फोर्स इन मैग्नीट्यूड? यदि आपसे कहा जाए कि उन 2 पॉइंट चार्जेस को मैं ग्लास में रख देता हूं, ग्लास के 2 जगह पे रख दूं, तो फोर्स कितना हो जाएगा? उन 2 पॉइंट चार्ज को हम पानी में रख देते हैं, उन 2 पॉइंट चार्ज को हम बबल में रख देते हैं, उन 2 पॉइंट चार्जेस को हम एक पेज के ऊपर रख देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। क्या हो गया? ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? क्या क्वेश्चन क्या है समझ में आया? तो अभी तक जो कूलॉम्स लॉ मैंने फाइंड किया है वो किसके लिए है? और पेपर में आएगा तो इतना ही आपको बताना है जितना मैंने बता दिया। बस मीडियम का एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, अदर मीडियम के लिए एक्स्ट्रा लिख लेंगे। ठीक है, मीडियम के लिए फोर्स का फार्मूला पहले एयर के लिए हम F0 लिख देते हैं। F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर एयर और वैक्यूम के लिए है। ये तो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पीछे। क्लियर है सभी को? अब मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? मीडियम के लिए FM लिख देता हूं। तो इस फार्मूले और इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा? एक टर्म आएगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। ये के अलग है, ध्यान रखिएगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये के अलग है। इस के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज के हियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप ये मुझे बताइए कि ये के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मीडियम का फोर्स उतना कम होगा। 2 चार्ज ऐसे मैंने रख दिया। अब इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड उस मीडियम में क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये वैल्यू के की हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। तो अभी यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा आपको? मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है? यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं FM बाई F0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मीडियम का फार्मूला रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कौन कौन से टर्म कट जाएंगे? ये पूरा कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ये के बचेगा। कितना बचेगा? 1/k बचेगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से?
Fm by F naught equal to 1 by K. So what is Fm? फोर्स इन मीडियम इक्वल टू F naught को ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा? F naught डिवाइडेड बाई very most important formula where K is the dielectric constant. मतलब ये very most important formula मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस यदि किसी मीडियम में रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दिया है तो पहले हम ये मानेंगे कि वो एयर में रखे हैं, और यदि वो एयर में रखे हैं तो एयर में कितना फोर्स लगाएंगे? पहले हम ये मानेंगे कि वो कहाँ रखे हैं? एयर में। और यदि वो एयर में रखे हैं तो एयर में कितना फोर्स लगाएंगे? फिर उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम हो जाएगा ऑलरेडी। मतलब किसी भी मीडियम में यदि आप क्या करते हो, फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो पहले आप एयर के फोर्स को फाइंड कर ले। कैसे वो बताऊंगा। ये K की वैल्यू एयर के लिए कितनी है? 1 है K की वैल्यू। ये वो वाला K नहीं है, ये K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी भाई? कितनी है? 1 है। क्लियर है? सभी को याद रहेगा? लिख लिया इधर? इधर लिखा? लिखिए, आराम से लिखिए।